सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अगले लेक्चर में किंगडम मोनेरा के बारे में। बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था वो समझ लिया, जो 5 किंगडम बने थे उनके क्राइटेरिया भी समझ लिए टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हम एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला किंगडम मोनेरा है, उसी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में कुछ लाइन्स लिखी गई है आपके सामने। इनको एक्सप्लेन करता हूं मैं, देखना। मोनेरा किंगडम, जैसा कि हम टेबल में पहले ही सीख चुके हैं, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन सब के पास एक ही सेल होगी, यानी कि वो यूनिसेलुलर होंगे। और वो जो सेल होगी वो प्रोकैरियोटिक होगी, यानी कि ये यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। अगर ये प्रोकैरियोटिक होंगे तो उनकी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पे करने वाले हैं जो टेबल के अंदर ऑलरेडी पढ़ी थी। सबसे पहली लाइन समझना, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। ये जो मोनेरा किंगडम होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं बेसिकली। यानी कि मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। और यहां पर आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, इसलिए उन्हें बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। ऑल कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स। जो भी आता है सब क्या होता है? प्रोकैरियोट्स। और सोल मेंबर कौन है मोनेरा के? बैक्टीरिया है। आई होप इट इज क्लियर। अगली लाइन देखना, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? पहली बात तो माइक्रो वर्ड का मतलब ही होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु। यानी कि छोटे छोटे जीव जंतुओं में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट, वो क्या होते हैं? मोनेरा के मेंबर होते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया होते हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा क्या आते हैं? बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कौन है? बैक्टीरिया। अंडरस्टूड और नॉट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बैक्टीरिया है। अगली लाइन समझते हैं, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब अगला सवाल है, बैक्टीरिया कहां पे मिलते हैं? सभी जगह। कोई भी जगह ले लो इस धरती पे, वहां पे बैक्टीरिया तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक कि अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी भी लेते हो हाथ में तो उस मिट्टी में भी सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? ये एनसीईआरटी की लाइन है जो यहां पे लिखी गई भी है भाई, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। हाथ भर मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया सभी जगह क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। दे आर द स्मॉलेस्ट, बहुत 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 छोटे हैं क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक ही तो सेल है। एंड सिंपलेस्ट, सिंपल क्यों है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। अंडरस्टूड और नॉट? बहुत ही छोटे हैं, स्मॉलेस्ट है क्योंकि यूनिसेलुलर है, सिंपलेस्ट है क्योंकि वो सेल भी कैसा है? प्रोकैरियोटिक टाइप का है। यानी कि ये कैसे होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं और सिंपलेस्ट होते हैं। फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, हैबिटेट का मतलब निवास करना, इनहेबिटेट का मतलब निवासी। इस अर्थ के ऊपर सबसे पहले निवास किसने किया था? बैक्टीरिया ने। बैक्टीरिया से इवोल्व होके क्या बने थे बेसिकली? यानी कि मोनेरा से इवोल्व होके क्या बना था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से एक तरफ फंजाई बना था, दूसरी तरफ प्लांटी और तीसरी तरफ एनिमेलिया के एनिमल्स बने थे। ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यानी कि अर्थ के ऊपर सबसे पहले निवास किसने किया था? बैक्टीरिया ने निवास किया था। फर्स्ट इनहेबिटेंट है अर्थ के। और एक मुट्ठी भर रेत के अंदर बेसिकली 100 ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ये तो समझा ही दिया। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। बैक्टीरिया सभी जगह मिलते हैं, मिट्टी में, दीवार पर, हवा में, इन सब जगह तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिलते हैं। जैसे बहुत ही गर्म पानी हो गया, जिसे क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। गर्म झरने जो है, झरना पानी वाला है ना, उसके अंदर भी बैक्टीरिया मिलते हैं। डेजर्ट, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वहां पर भी बैक्टीरिया मिलते हैं। बहुत ज्यादा बर्फ जहां होती है, सनो, बर्फीले इलाकों में भी बैक्टीरिया होते हैं। और डीप ओशन, समुद्र की गहराइयों में 500 मीटर से भी नीचे क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, जिसे बेंथिक जोन भी बोलते हैं बेसिकली। तो इन सभी जगह, ये सभी जगह क्या है? एक्सट्रीम जोन है। यहां पर कोई दूसरी लाइफ मिल ही नहीं सकती है। एनसीईआरटी में लिखा गया भी है, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ये जो जगह बताई है, डेजर्ट हुआ, स्नो हुआ, हॉट स्प्रिंग हुआ या डीप ओशन हुआ, इन पे बहुत ही कम लाइफ मिलती है ना? मिलती ही नहीं है। वो जो कम लाइफ मिलती है उसी लाइफ का नाम क्या है? बैक्टीरिया। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि बैक्टीरिया यहां पर भी सरवाइव कर सकता है एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर, इसीलिए एक्सट्रीम हैबिटेट में भी लाइफ मिलती है बहुत कम, उसी लाइफ का नाम है बैक्टीरिया। अंडरस्टूड और नॉट? अगली लाइन लिखी गई है, बहुत ध्यान से समझना, मेनी ऑफ देम, इनमें से बहुत, लाइव इन और ओन अथर ऑर्गेनिजम्स,
इन बैक्टीरिया में से बहुत सारे, मेनी ऑफ देम, इन का मतलब होता है अंदर, इन बैक्टीरियाओं में से बहुत सारे बैक्टीरिया तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल सकते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर मिल सकते हैं। इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, अथर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मिल सकते हैं और ऊपर भी मिल सकते हैं। इन्हीं अंदर और ऊपर मिलने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? अगर वो अंदर मिल रहा है तो बोलेंगे एंडोपेरासाइट, अगर वो ऊपर मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? एक्सोपेरासाइट बोलेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? एंडो का मतलब ही होता है अंदर, एक्सो का मतलब ही होता है बाहर। तो पैरासाइट की तरह भी बैक्टीरिया मिल सकते हैं। पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी तो था, बैक्टीरिया के अंदर सभी टाइप का न्यूट्रिशन होता है, कौन सा नहीं होता है? उसी को बोलते हैं होलोजोइक। यानी कि पैरासिटिक भी तो एक टाइप का न्यूट्रिशन है जो बैक्टीरिया में होता है। पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट। धीरे धीरे बायोलॉजी के अंदर ये टर्म और आएंगे। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। बेसिकली मोनेरा के अंदर कौन आते हैं? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो मैं अब आपको समझाऊंगा कि यार ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। हालांकि जब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल की डिटेल स्टडी करवाई थी, लेकिन एक बार फिर से करते हैं, है ना, वंस मोर। तो चलो प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर समझाता हूं आपको। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पॉज करके ये नोट कर लिया है अच्छे से। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा गया है बट फिर भी यू कैन नोट इट डाउन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हेडिंग लगा सकते हैं आप मेरे साथ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आखिर ये प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसा है? चाहे प्रोकैरियोटिक सेल बोलो चाहे बैक्टीरिया बोलो, बात क्या है? सेम सेम है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया है वो सब कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। यानी कि अगर हम सेल की स्ट्रक्चर बनाए तो सेल में सबसे बाहर क्या होता है? क्या पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है? सेल वाले चैप्टर में ये भी समझा दिया था कि उस सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है बेसिकली। तो मैं आपको समझा देता हूं स्ट्रक्चर में। सबसे पहली स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं सेल वॉल के बारे में। कुछ इस टाइप की सेल वॉल बनाते हैं हम, कुछ ऐसी। ये क्या बनाई है मैंने ब्लू कलर में? ये है सेल वॉल। किसकी सेल वॉल है? ये बैक्टीरिया की। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल है तो ये किसकी बनेगी? पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये बनेगी पेप्टिडोग्लाइकन्स की। किसकी बनेगी? पेप्टिडोग्लाइकन्स की। पेप्टिडोग्लाइकन्स, अगर वर्ड को ध्यान से देखो, पेप्टिडो का मतलब ही होता है प्रोटीन और ग्लाइकन्स का मतलब ही होता है शुगर। यानी कि इसमें एमिनो एसिड भी होंगे। एमिनो एसिड प्रोटीन की ही यूनिट है और ग्लाइकन्स का मतलब यहाँ पे शुगर भी होगी। यहाँ की सेल वॉल किससे बनेगी? एमिनो एसिड और शुगर से बनेगी बेसिकली। यहाँ पर जो शुगर होती है उसकी भी दो यूनिट होती है, नाग और नाम, है ना। नाग का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन या एन एसिटाइल ग्लूकोसामिक एसिड। ग्लूकोसामिन बोलो या ग्लूकोसामिक एसिड बोलो, बात क्या है? सेम सेम है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये दो यूनिट होती है शुगर की, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। अभी जब नोट्स लिखेंगे इस स्ट्रक्चर के तो डिटेल में ये सब लिखेंगे। अभी केवल समझ लो, सेल वॉल कुछ ऐसी होती है और इन यूनिट्स की बनी होती है। सेल वॉल के बाहर क्या होता है? बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स होता है। तो आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टाइप का ग्लाइकोकैलिक्स। ग्रीन मार्कर से मैं ग्लाइकोकैलिक्स को डिनोट कर रहा हूं यहां पे। तो ये बना दिया हमने ग्लाइकोकैलिक्स। अगर आप याद कर पा रहे हैं सेल वाले चैप्टर से, तो सब कुछ लिखा था किसका बना होता है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो ये बनता है ओलिगोसैकेराइड का, लेकिन ये तो है प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड का। ये किसका बनता है? पॉलीसैकेराइड का बनता है बेसिकली। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये दो टाइप के अंदर हो सकता है। अगर ये बहुत ही थिक है यानी कि मोटा है, अगर मोटा है तो ये हार्ड भी होगा, बहुत हार्ड है और बहुत मोटा है, तब इसका नाम रखा जाता है कैप्सूल। क्या नाम रखते हैं इसे? कैप्सूल। अगर ये बहुत ही थिन है, बहुत पतला है, अगर थिन है तो ये हार्ड होगा नहीं, कैसा होगा? सॉफ्ट होगा,
तब इसका नाम रखते हैं स्लाइम लेयर। क्या नाम रखते हैं? स्लाइम लेयर। तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स के ही दो टाइप है बेसिकली। अगर हार्ड और थिक ग्लाइकोकैलिक्स है तो उसी को कैप्सूल बोल देते हैं, अगर थिन और सॉफ्ट है तो उसी को स्लाइम लेयर बोल देते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में 3 बातें लिखी है हमने, आगे समझते हैं। देखो हमने सेल वॉल समझ लिया, ग्लाइकोकैलिक्स समझ लिया, अब हम बनाते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के भी अंदर क्या होगी? बेसिकली इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। रेड कलर से हम इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिनोट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? बेसिकली दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन बोल लो तब भी कोई गुनाह नहीं होगा भाई, सेल मेम्ब्रेन लिख लो, है ना। जैसे हमने लिखा है कि सेल वॉल किसकी बनी है, ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना है, इसे भी लिखेंगे भाई ये किसकी बनती है, ये बनती है लिपोप्रोटीन की। किसकी बनती है? इसमें लिपोप्रोटीन। लिपो का मतलब ये लिपिड, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है बेसिकली ये। लिपिड में भी फोस्फोलिपिड सबसे कॉमन होता है और फोस्फोलिपिड में भी लेसिथिन सबसे कॉमन होता है। सेल चैप्टर के अंदर डिटेल में सिखाया था, और भी बातें करेंगे जब अभी डिटेल लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इतनी सिंपल नहीं होती है जितनी अभी बनाई है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है कुछ ऐसे। अंदर की तरफ क्या बना लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने? फोल्ड्स बना लिए। इन्हीं फोल्ड्स को अलग नाम देंगे। क्या नाम देंगे इन्हें? मीजोसोम। क्या नाम देंगे? मीजोसोम। मीजोसोम आखिर क्या करता है? जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है, रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। उसी प्रकार रेस्पिरेशन में रोल प्ले कौन करता है? यहाँ पे मीजोसोम करता है। और एटीपी का फॉर्मेशन भी कौन करता है? मीजोसोम करता है। यानी कि रेस्पिरेशन करने के लिए जो एंजाइम नेसेसरी होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में किसमें होते हैं? मीजोसोम में होते हैं। इसीलिए इस मीजोसोम को कहा जाता है एनालोगस। क्या कहा जाता है? एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में करता है वही काम मीजोसोम प्रोकैरियोटिक में करता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये तो अंदर की तरफ फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आप लिख भी सकते हो मीजोसोम क्या है? इन फोल्डिंग्स। इन फोल्डिंग्स, इन का मतलब ये अंदर, इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इन फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ भी इनफोल्ड होती है। अभी लिख के समझाते हैं। जैसे यहां की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो कुछ ऐसी बन गई, कुछ ऐसी। अंडरस्टूड और नॉट? कुछ ऐसी। इसी को क्या बोलेंगे हम? अलग स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि ये तो इनफोल्डिंग है, ये क्या है? आउटर फोल्डिंग है बेसिकली, है ना। इसी आउटर फोल्डिंग को बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई। बेसिकली कुछ ऐसे, ये क्या है? पिलाई है। और बाहर की तरफ एक और फोल्डिंग बनती है कुछ ऐसी, कुछ ऐसी। इसे बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। तो पिलाई और फिम्बरी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, लेकिन उसका फोल्ड है बाहर की तरफ। आउटर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पिलाई और फिम्बरी नाम है। इनके अंदर भी डिफरेंस होता है, अभी लिखेंगे डिटेल में, है ना। अभी केवल समझ लो पिलाई और फिम्बरी क्या होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बाहर की तरफ मुड़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? पिलाई फिम्बरी। जब अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट। आगे समझते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो जितना भी फ्लूइड है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको तो पता ही है प्रोकैरियोटिक सेल है तो 70S टाइप के क्या मिलेंगे? राइबोसोम मिलेंगे। उसी राइबोसोम, वही राइबोसोम जब एक चेन में अरेंज हो जाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। सेल में पढ़ाया था, सेल चैप्टर में। पॉलीराइबोसोम को ही कुछ किताबें क्या लिख देती है? पॉलीसोम लिख देती है। अगर आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ेंगे अभी जब नोट्स लिखेंगे तब। अभी केवल रिवाइज हो जाए इसलिए सब कुछ बोल के बता रहा हूं। अंडरस्टूड और नॉट? 70S टाइप के राइबोसोम हैं। जब राइबोसोम जुड़ जाते हैं mRNA के ऊपर तो उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम है। कैसे जुड़ते हैं वो सब पढ़ा दिया है सेल में, है ना। बहुत ध्यान से देखो, आगे की स्ट्रक्चर के बारे में भी समझते हैं। यहाँ पे कुछ खाने को स्टोर करने वाली बॉडीज भी मिलती है ना। इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, लिपिड हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे फॉस्फेट भी हो सकता है। फूड का मटेरियल कौन सा है उसके बेसिस पे इसका नाम अलग अलग रखते हैं, लेकिन हो तो कोई भी सकता है। इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इंक्लूजन बॉडी, अगर बहुत सारी मिल रही है तो उसे इंक्लूजन बॉडीज लिख देंगे, बहुत सारी है भाई इंक्लूजन बॉडीज। उसके अलावा क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको पता ही है क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, उस डीएनए के ऊपर आरएनए भी हो सकता है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, उस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी नहीं, इसलिए उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो कुछ इस टाइप का क्या मिलेगा हमारे सामने, जेनेटिक मटेरियल। क्या मिलेगा, ये क्या है, ये है जेनेटिक मटेरियल। इसी जेनेटिक मटेरियल को क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोइड नाम देंगे, न्यूक्लियोइड है ना। इसे न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन सेम होता है, इसीलिए नाम कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये अलग अलग जगह पे होती है इसलिए इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है बेसिकली, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए ये न्यूक्लियस नहीं है, ये केवल जेनेटिक मटेरियल है। केवल इतना ही नहीं, एक और स्ट्रक्चर होता है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह ही होता है, ये भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ये भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ही होता है। इसका नाम रखते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम रखते हैं, प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है ये बिल्कुल इसके सेम है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, सिंगल है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, सिंगल है, ये भी रेप्लिकेशन कर सकता है, ये भी रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन प्लाज्मिड के अंदर कुछ अलग अलग कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्स करने का, जैसे फर्टिलिटी बढ़ाने का, कुछ ऐसे कैरेक्टर आ जाने के कारण इसको जेनेटिक मटेरियल से अलग स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी प्लाज्मिड का रोल है भाई वेक्टर की फॉर्म में, अंडरस्टूड और नॉट। तो जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब और समझ में आएगी चीजें, अभी इतना समझे कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे और बैक्टीरिया की टिपिकल स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी समझ लें कि ये जो प्लाज्मिड है ये सर्कुलर फॉर्म में दिखता हो जरूरी नहीं है, हम इसे बनाते हैं ये ऐसा भी दिख सकता है, प्लाज्मिड का डीएनए कुछ ऐसा भी दिख सकता है, सर्कुलर ऐसे ही बना देते हैं सिंपलिसिटी के लिए, है ना, और ये दिख कैसा भी सकता है। बेसिकली सर्कुलर का मतलब भी समझा देता हूं, अगर कोई डीएनए ऐसा है तो इसे बोलते हैं लीनियर डीएनए, अगर कोई डीएनए एक पॉइंट से स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पे वापस एंड करता है तो इसे बोलते हैं सर्कुलर। ये वाला कौन सा है, सर्कुलर डीएनए, ये वाला कौन सा है, लीनियर डीएनए। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। तो ये है एक बैक्टीरिया की सिंपल स्ट्रक्चर, हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनमें डिफरेंस वगैरह वगैरह किसके बनते हैं, पिलीन प्रोटीन का बनता है, क्या यहाँ पे फ्लैजिला का कोई रोल है, क्या बिल्कुल है, फ्लैजिला हम बना नहीं रहे हैं। स्ट्रक्चर का सिंपलेस्ट फॉर्म है ये आपके सामने, हालांकि पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था सेल में, फिर से पढ़ा दिया है एक बार। इन एक एक स्ट्रक्चर के बारे में नोट्स लिखते हैं अब, यू कैन ड्रॉ दिस देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको समझाता हूं, अभी जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसके अंदर एक एक स्ट्रक्चर की डिटेल्स नोट्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे उनको, उन लाइंस को बेसिकली, हालांकि सेल चैप्टर में लिख चुके हैं लेकिन फिर से एक बार वंस मोर, है ना, एकदम मस्त। सबसे पहली स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोइड, जिसे आप न्यूक्लियस बोल सकते हो, फाल्स न्यूक्लियस बोलना पड़ेगा। इसी का दूसरा नाम है जीनोफोर, इसी का तीसरा नाम है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसी का चौथा नाम है प्रोक्रोमोसोम, इसी का पांचवा नाम है फाइब्रिलर न्यूक्लियस। डिटेल इतनी पढ़ा रहा हूं कि एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। दुनिया का कोई सवाल आ जाए बायोलॉजी का सामने, चाहे ओलंपियाड लेवल का ही क्यों ना हो, उसे हिलाने की पावर रखोगे आप अगर इतनी डिटेल पढ़ लोगे तो, अंडरस्टूड और नॉट। बहुत ध्यान से देखना इसके अंदर क्या क्या होता है। ये सिंगल होता है, सिंगल का मतलब एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर बहुत सारे जीनोफोर पड़े हैं, बहुत सारा प्रोक्रोमोसोम पड़ा है, एक ही जगह होता है, सिंगल होता है। ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर का मतलब जिस पॉइंट से डीएनए का थ्रेड स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे थ्रेड आकर एंड करता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब दो थ्रेड आपस में कुछ ऐसे पैरेलली चलते हैं, कुछ ऐसा होता है। वन क्रोमोसोम, हालांकि यहाँ पे क्रोमोसोम तो बनते ही नहीं है, अगर फिर भी पूछ ले कितने क्रोमोसोम होते हैं तो वन क्रोमोसोम लगाएंगे, क्योंकि पूरा जीनोफोर एक ही जगह पड़ा रहता है, उसको एक क्रोमोसोम कंसिडर कर लेंगे अगर क्रोमोसोम का नंबर पूछेंगे तो। लिखा भी गया है भाई ट्रू क्रोमोसोम तो एब्सेंट होते हैं, बनते ही नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले जिद पे अट जाए तो एक बता देंगे, है ना। नेकेड डीएनए होता है, यानी कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। हालांकि प्रो और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस में अच्छे से बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो बेसिक होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिक प्रोटीन्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं को नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, उन्हीं को पॉलीअमीन्स बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉलीअमीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी बोलते हैं। यही कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है,
इसलिए हिस्टोन से नहीं जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ते हैं बेसिकली। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो ये लाइन भी समझ में आ गई है आपकी ऑलरेडी। प्लाज्मिड की बात करेंगे यहीं पे, क्योंकि जैसा ये है वैसा का वैसा प्लाज्मिड है बेसिकली। ये स्मॉल होता है, अब स्मॉल क्यों लिखा है? प्रोकैरियोटिक सेल ही बहुत बहुत स्मॉल है, तो उसके अंदर मिलने वाला प्लाज्मिड और जिनोफोर तो स्मॉल ही होगा ना, तो ये स्मॉल क्यों लिखा है? इस जिनोफोर के कंपैरिजन में ये कैसा होता है? छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल लिखा गया है। इसके कंपेयर में भी छोटा है, वैसे तो पूरा सेल ही छोटा है, पूरा बैक्टीरिया ही छोटा है, इसके कंपेयर में छोटा है, इसलिए एनसीईआरटी ने अलग से लिखा है स्मॉल। अंडरस्टूड और नॉट? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये जो क्रोमोसोम का डीएनए है प्रोक्रोमोसोम वाला, उससे एक्स्ट्रा है, ये अलग से है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। ये भी सर्कुलर है जैसा ये था, ये भी डबल स्टैंडर्ड है जैसा ये था। अंडरस्टूड और नॉट? जैसा ये है वैसा का वैसा ये है, लेकिन इसके पास इसमें भी रेप्लिकेशन अपने आप होता है, इसमें भी रेप्लिकेशन अपने आप होता है। चाहो तो यहां भी लिख सकते हो सेल्फ रेप्लिकेटिंग। आप कहोगे सर ऊपर वाले में क्यों नहीं लिखा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्यों लिखा है? भाई ये तो मेन डीएनए है, मेन डीएनए तो रेप्लिकेशन करेगा ही करेगा। ये है साइड वाला डीएनए, साइड वाला डीएनए भी रेप्लिकेशन करता है, इसलिए एनसीईआरटी ने अलग से ये वर्ड लिखा है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अंडरस्टूड और नॉट? नॉन एसेंशियल, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं है तो वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, यानी कि जिंदा रहने के लिए ये जरूरी नहीं है, ये नॉन एसेंशियल है। उसके अलावा ये डिस्पेंसिबल एलिमेंट है। डिस्पेंसिबल का मतलब जिसको डिस्प्लेस कर सको, एक बैक्टीरिया से निकाल के दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड को डाला जा सकता है, दोनों बैक्टीरिया की लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि इस प्लाज्मिड के द्वारा जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन के कारण कुछ कैरेक्टर बदल सकते हैं, लेकिन जिंदा दोनों रहेंगे, लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट? प्लाज्मिड को इससे अलग बताते हैं, क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं, यही मेन कैरेक्टर है जो जिनोफोर से अलग करता है प्लाज्मिड के डीएनए को। कौन कौन से स्पेशल जीन हो सकते हैं? एन जीन, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन बोलते हैं। जहां पर एन जीन होगा वहां पर नाइट्रोजन फिक्स होगा। अब नाइट्रोजन फिक्स कौन करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मिड होता है। अब प्लाज्मिड क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एन जीन होता है, एफ जीन भी हो सकता है, जिसे फर्टिलिटी जीन बोलते हैं। फर्टिलिटी मतलब जो फर्टिलिटी बढ़ाए सॉइल की है ना, प्लांट्स की है ना। आर जीन का मतलब है रेजिस्टिविटी जीन, रेजिस्टिविटी का मतलब है जो रोगों से बचाए किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी बैक्टीरिया को। तो ये NFR जो है यहाँ पे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, स्पेशल जीन, इसीलिए इससे ये डीएनए अलग है। अंडरस्टूड और नॉट? दो कैरेक्टर मैंने आपके सामने लिखे हैं, यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूँ सेल एनवेलप के बारे में। अभी स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीन स्ट्रक्चर होते हैं जो कवरिंग बनाते हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की, उसी कवरिंग को बोलते हैं सेल एनवेलप। बेसिकली लिखा गया है द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट होता है, उसके बाद सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जो तीनों लेयर है ये अपने अपने अलग अलग फंक्शन करती है, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर सेल एनवेलप बनाती है। और ये एनवेलप क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। यही लिखा गया है ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। ईच लेयर जो है, अलग अलग लेयर अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन जब ये साथ में होती है, टुगेदर होती है, क्या करती है? प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। अंडरस्टूड और नॉट? आगे हम तीनों लेयर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल कब बोलते हैं? जब ये थिक होता है, टफ होता है। ये किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, सेकेराइड का मतलब शुगर, पॉलीसेकेराइड का मतलब है शुगर, पॉली का मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड का मतलब है एमिनो एसिड, प्रोटीन बेसिकली। यानी कि यहाँ पे शुगर और एमिनो एसिड दोनों होते हैं किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर। जो स्लाइम लेयर होती है ये लूज होती है, थिन होती है, ये किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड, यानी कि ओनली शुगर की बनी होती है, यहाँ पे एमिनो एसिड नहीं होते हैं। मैंने आपको सिखाया अगर ग्लाइकोकैलिक्स टफ होता है, हार्ड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। आप ये पूछ सकते हो कि वो क्यों होता है टफ? क्योंकि उसके अंदर एमिनो एसिड्स भी होते हैं उस शुगर के साथ। अगर केवल शुगर है तो वो कैसा रहेगा? लूज रहेगा, थिन रहेगा। अगर उसके साथ एमिनो एसिड भी मिल गए तो वो क्या बन जाएगा? टफ बन जाएगा, थिक बन जाएगा, उसी का नाम कैप्सूल रख दिया जाएगा। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये अलग क्या फंक्शन करता है? प्रोटेक्शन तो करता ही करता है, क्योंकि एनवेलप का पार्ट है। अलग से क्या क्या करता है?
ये बैक्टीरिया को WBC से बचाता है, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम WBC। हेल्प इन कॉलोनी फॉर्मेशन, ये कॉलोनी फॉर्म करने की हेल्प करता है। देखो समझो बहुत ध्यान से, जैसे ये दो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के सबसे बाहर क्या होगा, ग्लाइकोकेलिक्स, इस बैक्टीरिया के भी सबसे बाहर क्या होगा, ग्लाइकोकेलिक्स। अगर कॉलोनी बनानी है, कॉलोनी का मतलब होता है बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रह रहे हैं, अगर इनको साथ में रहना है तो चिपकना पड़ेगा। चिपकेगा कौन, जो सबसे बाहर है, यानी कि दोनों बैक्टीरिया के ग्लाइकोकेलिक्स चिपकेंगे और वो क्या बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे। यानी कि ग्लाइकोकेलिक्स किस में हेल्प कर रहा है, कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। अगर किसी बैक्टीरिया पे अटैक होगा, अटैक कौन करेगा, WBC। अगर अटैक होगा तो उसे सबसे बाहर वाला ही तो बचाएगा, यानी कि प्रोटेक्ट करता है किससे, WBC से, कॉलोनी बनाता है। अगर इस बैक्टीरिया को पहचानना है तो इसे देखकर पहचान नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी तरह इंटेलिजेंट तो है नहीं भाई। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को कैसे पहचानता है, उससे कांटेक्ट करके, और कांटेक्ट करेगा सबसे बाहरी लेयर से, ग्लाइकोकेलिक्स से। यानी कि बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन, सेल का आइडेंटिफिकेशन भी किसका फंक्शन है, ग्लाइकोकेलिक्स का ही फंक्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूं तीनों फंक्शन ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में और सेल एनवेलप का कंसेप्ट समझ में आया होगा। You can note this, then we further move on with cell wall and plasma membrane also. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेल वॉल के बारे में समझते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसी को PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। सेल चैप्टर में डिटेल में लिखाया था। ये किसकी बनी होती है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन, एमिनो एसिड, ग्लाइकेंस का मतलब शुगर। इसी पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नाम है म्यूरिन। शुगर की दो यूनिट होती है, नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है। लिपोप्रोटीन की बनती है, इसलिए लिखा गया है लिपोप्रोटीनियस। इसके अंदर कोई स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल होती है। प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल है, इसके अंदर भी सेल वॉल है। जहां पर भी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं है भाई, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, तो वहां पे स्टेबिलिटी चाहिए। कौन देगा स्टेबिलिटी, होपेनोइड्स देगा। होपेनोइड एक सब्सटेंस है बेसिकली, कोलेस्ट्रॉल के जैसा स्टेरॉल है। ये पेंटासाइक्लिक होता है, इसमें 5 साइकिल्स होती है बेसिकली, है ना, कार्बनिक साइकिल, ऑर्गेनिक साइकिल, उस टाइप का स्टेरॉल है होपेनोइड्स। ये स्टेबिलिटी देता है किसको, माइकोप्लाज्मा को। बाकी जितने भी बैक्टीरिया है उन्हें स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, प्लांट्स को भी स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। एनिमल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी देता है। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। आगे हम राइबोसोम की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70 टाइप का राइबोसोम है। यहाँ पे एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है साइंटिस्ट के नाम पे। 50 से 30 एस इसकी यूनिट होती है। इसका साइज जो है 15 से 20 नैनोमीटर होता है। एनसीईआरटी में साइज लिखा गया है, पीवाईक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है भाई। जब भी राइबोसोम होगा, चाहे वो 80S हो 70S हो, उसका फंक्शन सेम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी लाइनें ऑलरेडी क्लियर है, एक बार फिर से आप नोट कर सकते हैं। देन वी फर्दर मूव ऑन। चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं मेसोसोम के बारे में। मेसोसोम की जो डिस्कवरी है वो F जेम्स ने की थी। इसी को कॉन्ड्रियोइड भी बोलते हैं, है ना। ये इन फोल्डिंग्स होती है, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये सेंट्रल और पेरिफेरल दो टाइप का हो सकता है। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, ये सेंटर में क्या पड़ा है, इसका न्यूक्लियोइड पड़ा है। अगर ये सेंट्रल मेसोसोम है तब तो ये इसके साथ कनेक्टेड होगा। अगर ये कनेक्टेड नहीं है, पेरीफेरी पर है, तो इसे पेरीफेरल बोलते हैं। ये जो मेसोसोम है ये सेंट्रल मेसोसोम है और ये जो है वो पेरीफेरल मेसोसोम है। फंक्शन अगर बात करें मेसोसोम के, तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकता है, सेल का डिवीजन करवा सकता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, इसलिए एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सेल वॉल का सेक्रेशन भी करता है। ये सेल वॉल को बना सकता है, ये डीएनए को बना सकता है, ये सेल डिवीजन कराने में हेल्प करता है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स को रखता है, इसलिए एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। पिलाई और फिमरी की अगर बात करें तो ये आउटर एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये कौन सा था, इनर एक्सटेंशन था। ये कौन सा है, आउटर एक्सटेंशन है। ये जो दोनों होते हैं ये दोनों प्लीन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये प्रोटीन नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, इसीलिए इसका नो रोल इन लोकोमोशन। लोकोमोशन वही कर सकता है जो कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। ये प्रोटीन कॉन्ट्रेक्टाइल ही नहीं है तो लोकोमोशन कर ही नहीं सकता। आप कहोगे फिर बैक्टीरिया में लोकोमोशन कैसे होता है, सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा होता है। अभी आगे समझते हैं। इनसे तो लोकोमोशन नहीं होता है, तो आखिर ये पिलाई और फिमरी करते क्या है। पिलाई पहले तो लंबा होता है, फिमरी थोड़ा सा छोटा होता है। पिलाई थोड़ा सा मोटा होता है, फिमरी थोड़ा सा पतला होता है। एक सेल में 1 से लेकर 5 पिलाई हो सकते हैं, एक सेल में 300 से 400 फिमरी होते हैं।
जो पिलाई होता है वो डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भेजने के लिए एक पाइप बनाता है। इसी पाइप बनाकर डीएनए को भेजने की प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। और जो फिम्बरी होता है ये दो बैक्टीरिया को जुड़ने में हेल्प करता है, यानी कि सेल अटैचमेंट किसका फंक्शन है, फिम्बरी का है। और कॉन्जुगेशन डीएनए को ट्रांसपोर्ट करने का किसका फंक्शन है, पिलाई का फंक्शन है बेसिकली। तो ये हमने समझा मिजोसोम और पिलाई फिम्बरी के बारे में। यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्लैजिला के बारे में। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैजिला प्रेजेंट ना हो, अगर प्रेजेंट होगा तो इसी प्रोटीन का बनेगा, मोनोफाइब्रिलर होगा। फ्लैजिला ऐसा होता है, इस फ्लैजिला के अंदर एक ही फाइबर होता है बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ, इसलिए लिखा है मोनोफाइब्रिलर। कवरिंग जो है इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, केवल फाइबर ही होता है। 360 डिग्री के अंदर ये फ्लैजिला घूम सकता है। इसके अंदर बेसल बॉडी होती है यहाँ पे, उसके बाद हुक होता है, उसके बाद क्या होता है, फिलामेंट होता है। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट तीनों स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। अगला बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। कुछ ऐसी बॉडीज होती है जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमती रहती है और इनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है ना। तो तीनों लाइनें लिखी गई, ये फूड मटेरियल होता है, मेम्ब्रेन होती नहीं है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रही है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एक एग्जांपल है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। वोलेटाइल ग्रेन्यूल जिसके अंदर फॉस्फेट होता है। साइनोफाइसिन के अंदर प्रोटीन होता है बेसिकली। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो है पीएचबी ग्रेन्यूल, इसके अंदर लिपिड होता है बेसिकली। तो ये इंक्लूजन बॉडीज के 4 एग्जांपल लिखे हैं हमने। और ये था प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। मैंने थोड़ा स्पीड में इस डिटेल को एक्सप्लेन किया है क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन काफी बड़ा हो रहा था। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो सेल चैप्टर में आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वाला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। अगर डाउट कोई छोटा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई 100% करूंगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड आई एक्सप्लेन वेरी वेल। चिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।